हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जिसमें कि जैसे आप देख चुके हैं पिछले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं आई होप। तो उनमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में श्वसन के बारे में बताया था। अब मैं आपको रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने आप देख सकते हैं कि परिवहन तंत्र लिख लिया है। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि परिवहन होता क्या है। देन हम रुधिर और लसिका के बारे में देखेंगे। मोस्टली पार्ट अपना रुधिर है, तो रुधिर के बारे में ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। और लसिका थोड़ा सा बेसिकली इसके डेफिनेशन देख लेंगे और इससे संबंधित इसके कार्य भी देख सकते हैं हम, ठीक है। फिर बाकी इसके आगे हम रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है, या बोल सकते हैं जिसमें आप हृदय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बस इतना ही है इसमें, इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। देन फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा परिवहन तंत्र। तो परिवहन आप सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए, इस वाले परिवहन को छोड़िए, थोड़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लें। तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रकों के माध्यम से अपनी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। यही तो ट्रांसपोर्ट है, मतलब अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना या रखना बोल सकते हैं हम लोग। इतना क्लियर है कि नहीं? तो सेम इसी प्रकार से परिवहन में क्या होता है, हमारे शरीर में भी परिवहन होता है। किसके माध्यम से? तरल पदार्थों के माध्यम। तो क्या कहें, बोल सकते हैं परिवहन के लिए तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या बोल सकते हैं हम? परिवहन के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो फ्लूइड्स हैं या जो तरल हैं, इनको हम कौन कौन से हैं हमारे शरीर, मोस्टली की बात करें, रुधिर और दूसरा हो जाता है लसिका, जिसको अपन लोग ब्लड बोल सकते हैं। लसिका को लिम्फ बोल लीजिए। तो अब समझिए, जो ब्लड है या अपना रुधिर है, तो रुधिर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। रुधिर है क्या? ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो रुधिर के बारे में अगर सबसे पहला पॉइंट बताऊं तो मैं बोल सकता हूं, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब, अब संयोजी समझिए कनेक्टिव, और ऊतक आप जानते हैं टिश्यू। तो रुधिर क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब कुछ लोग कहेंगे ऊतक क्या है भैया? तो ऊतक को बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब भैया कुछ लोग कहें अरे सेल के बारे में बताइए, तो सेल के बोल सकते हैं बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा मैंने? बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जो क्या है, ये कोशिकाओं का समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब कोई बात कर ले कि कोशिका किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं जो जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से हम रुधिर पे आते हैं। रुधिर क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ध्यान से सुनिएगा और इसके बारे में पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं जो रुधिर होता है, रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.4 होता है। अब आप ये कहेंगे पीएच क्या होता है? तो जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पीएच एक स्केल होती है, जिसमें 7 से 0 से कुछ वैल्यू रहती हैं 7 तक और कुछ 14 तक। तो जो वैल्यू 7 से कम रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्लीय कहते हैं। और जिन वैल्यू का मान 7 से ज़्यादा होता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्षारीय कहते हैं। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि जो रुधिर होता है, रुधिर स्वाद में कैसा होता है? क्षारीय, कैसा होता है? नमकीन होता है। अब ये जब नमकीन होता है, अब हम इसकी पीएच की बात कर लें। पीएच हमने बता दिया 7.3 से 7.4। लेकिन अगर हम बात करें कि ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो इस स्केल से हम आसानी से बता सकते हैं 7 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो 7 से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। इतना क्लियर है कि नहीं है बताइए? रुधिर क्या है? ध्यान से सुनिए, एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर मैंने आपको ऊतक के बारे में बता दिया है। तो देखिएगा, मैं आपको कहाँ बता रहा था कि 7.3 से 7.4 हो जाएगा इसकी पीएच वैल्यू। अब ये होता कैसा है? नमकीन होता है स्वाद में। नमकीन हमने लिख दिया, ये स्वाद में कैसा हो रहा है? नमकीन। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें, ये अम्लीय है या क्षारीय, तो यहाँ आसानी से हम पीएच देख के बता सकते हैं ये कैसा है? क्षारीय। अब मनुष्य के शरीर की बात कर लें कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम मेल की बात करें, तो मेल में लगभग हम बोल सकते हैं औसतन जो स्वस्थ मनुष्य रहेगा उसमें कितने? 5 से 6 लीटर रहने वाला है, ठीक है। अगर यहीं पे हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यही कम हो जाता है, 4.5 से 5.5 लीटर के
बीच में ही रहता है। क्लियर है कि नहीं? देखिए मेल में ये 5 से 6 लीटर रहता है, अगर यही फीमेल में बात कर लें तो 4.5 से 5.5 होता है। अगर हम और आगे बात करें कि जो हमारा रुधिर रहता है अर्थात जो हमारा ब्लड रहता है वह हमारे शरीर के कितना भार कवर करता है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा रुधिर रहता है हमारे शरीर के लगभग 7%, जितना भी हमारा वेट होने वाला है उसका 7% जो रहेगा वो हमारा रुधिर कवर करेगा। तो बताइए इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं कि नहीं है? एक बार मैं फिर से इनको बता सकता हूँ। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसको हम बोल सकते हैं, अगर ऊतक जिसको नहीं पता है तो बोल सकते हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। मतलब कोशिका क्या है? कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब कोई कहे कोशिका कैसे कहते हैं? तो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो कोशिका होती है वो जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब अगर रुधिर की पीएच वैल्यू की बात कर लें तो आपको दिख रही होगी 7.3 से 7.4 के बीच में होती है। ये नमकीन होता है, क्षारीय होता है और औसतन अनुसार 5 से 6 लीटर ये मेल्स में पाया जाता है और 4.5 से 5.5 के बीच में फीमेल में पाया जाता है। अब ये कितने भार को कवर करता है हमारे शरीर के? तो हम बता सकते हैं ब्लड 7% भार को हमारे शरीर में कवर करता है। अब देखिएगा जो रुधिर है, ध्यान से सुनिएगा, जो रुधिर है, रुधिर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को हम प्लाज्मा बोल सकते हैं और दूसरा है हम रुधिर कणिकाएं। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखूं। जो रुधिर है वो किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं, इनको हम कणिकाएं लिख सकते हैं। ध्यान से, रुधिर किनसे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है बेसिक सा थोड़ा सा ही है, तो मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिर रुधिर कणिकाओं को हम डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो जो रुधिर रहता है प्लाज्मा का 90% भाग, ध्यान से सुनिएगा, जो प्लाज्मा है प्लाज्मा का 90% जो पार्ट रहता है वो किससे मिलकर बना होता है? वाटर से, मतलब जो जल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का 90% भाग। अब बचा हुआ जो 10% है, बचा हुआ जो 10% है उसमें भी अगर हम डिवाइड करें तो 6 से 8 जो प्रतिशत होता है वो अकार्बनिक या फिर सीधा लिख सकते हैं आप प्रोटीन। जो 10% भाग है, 10% भाग में 6 से 8% भाग कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अब आप कहेंगे कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो जो रुधिर का थक्का जमाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हेपेरिन नामक प्रोटीन। ध्यान से सुनिएगा कि 6 से 8% भाग कौन बनाता है? इसका प्रोटीन बना रहा है। अब जो प्रोटीन की बात करें, कौन सा प्रोटीन? तो बोल सकते हैं हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है, जो रुधिर के थक्का जमाने में हेल्पफुल होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। अब जो बचा है इसका पार्ट 2 to 4%, ये जो क्या होता है इसमें हम बोल सकते हैं जो यूरिया है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो सारा मिलके इसके 2 से 4% भाग बनाते हैं। तो बताइए आपका प्लाज्मा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90% भाग जल बनाता है। बचा हुआ 10% भाग को भी अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इसका जो 6 से 8% है वो प्रोटीन बना रहा है, तथा 2 से 4% जो भाग है वो कौन बना रहा है? अकार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सीधा यूरिया, या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसका मिलकर बनाता है। अब बचा है हमारा रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं को हम डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। या तो सबसे बेस्ट है आप मेरे साथ में नोट करते जाइएगा, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। उसके लिए भाई थोड़ा अब समझिएगा, जो रुधिर है तो रुधिर को मैंने क्या बोला है कि इनको ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। पहला था प्लाज्मा और दूसरा था रुधिर कणिकाएं। अब जो रुधिर कणिकाएं होती हैं इनको हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ध्यान से सुनिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वही लिख दे रहा हूं, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और जिसको अपन लास्ट हैं प्लेटलेट्स। ध्यान से सुनिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में ही बात कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो लाल रुधिर कणिकाओं की अगर बात की जाए तो ये कैसी दिखाई दे रही है? लाल।
अब भाई जब लाल दिखाई दे रही है तो इनका जो रंग होने वाला है, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के ये खुद कह रहे हैं, ये जो कलर होगा इनका तो ये कौन सा होगा, लाल कलर होगा। अब क्यों होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों होगा, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन। अरे थोड़ा सा यहाँ पे भाई ध्यान, ये होगा किसके कारण, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर है कि नहीं है। अब अगर हम बात कर लें जो हीमोग्लोबिन है तो इसका क्या यूज है भाई, जब हीमोग्लोबिन है ये तो एक समझ में आ गया, इनके कारण जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं लाल होती है, लेकिन इसका यूज है क्या, तो आसानी से हम बता सकते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में O2 के संवहन के लिए हेल्पफुल होता है। जो ऑक्सीजन का हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है वही वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। बताइए इतना क्लियर है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं तो उनका रंग कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण हो रहा है। अब हीमोग्लोबिन भाई क्या कार्य करता है, तो O2 के संवहन के लिए, मतलब O2 जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। इतना क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर अब हम बात कर लें इनके जीवन काल की, तो भाई लगभग इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लगभग 120 दिन का काल होता है। अब ये कम क्यों होता है, या वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अब वैसे साइंस में तो भाई कम ही दिया गया है, तो कम क्यों होता है, तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान से सुनिएगा, लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है और इनमें क्या नहीं पाया जाता है। अब जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इनका जीवन काल कम हो रहा है। तो बताइए इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। अगर अब हम बात कर लें श्वेत रुधिर कणिकाओं की, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, ध्यान से सुनिएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या है, इनको हम जो रुधिर है अपना ब्लड है उसका क्या कहते हैं, प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रहरी। जैसे पहले आपने सुना होगा राजा महाराजाओं के जो दरबार होते थे उनमें क्या लगे रहते थे, पहरेदार लगे रहते थे। पहरेदार का अगर सामान्य लैंग्वेज में बात की जाए तो सैनिक, तो ये क्या करते हैं, सैनिक की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं, सैनिक की भांति। अब सैनिक का क्या कार्य है, सैनिक का कार्य सीमा पर लड़ना है, और इनका क्या कार्य है, जो हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। बताइएगा ना, जो जिस प्रकार सैनिक भी लड़ते हैं तो ये भी लड़ेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं। और किस है के लिए हेल्पफुल होंगे, हमारे जो रोग हैं, जितने भी रोग होते हैं उनके लिए होते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु किसका निर्माण करते हैं, एंटीजन का। कीटाणु किसका निर्माण करते हैं, एंटीजन का। लेकिन जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का। जो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करती है, एंटीजन को नष्ट करती है। सिंपल सी बात है, कीटाणु किनका निर्माण कर रहे हैं, एंटीजन का। अब एंटीजन के भाई जब कीटाणु हो रहे हैं हमारे शरीर में तो उनको मारना भी जरूरी है, नहीं तो हमारा सही प्रकार से वर्क नहीं कर पाएगा। अब जब वर्क नहीं कर पाएगा तो भाई श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, और ये श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, जो एंटीबॉडी होती है उसको निर्माण करती हैं, और वो किसके ऊपर हावी हो जाता है, एंटीजन के लिए, किस प्रकार से, सैनिक की भांति। अब जब इनने इनको मार दिया तो अपना शरीर स्वस्थ होने लगता है। इतनी चीजें क्लियर हैं करेंगे। जिस प्रकार हमने इनका जीवन काल देखा था, मतलब ये कितने दिन के होते हैं, तो इनका लगभग हम बोल सकते हैं 2 से 5 दिन इनका जो जीवन होता है, 2 से 5 दिन, या अधिकतम बात कर लें तो भाई 1 वीक कर लो, या फिर 1 सप्ताह लिख दीजिए आप, 1 सप्ताह, ठीक है। अगर लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाओं का अनुपात पूछ लिया जाए, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का, तो क्या होता है, 600:1 होता है, 600:1 होता है इनका अनुपात। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब प्लेटलेट्स की बात कर लें तो प्लेटलेट्स किस लिए हेल्पफुल हो, तो बहुत ही छोटा सा ये चीज़ है। प्लेटलेट्स किस लिए होते हैं, रुधिर का थक्का जमाने के लिए। जो रुधिर का देखिएगा कि जो प्लेटलेट्स हैं ये किस में हेल्प कर रहे हैं, रुधिर का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। इतना क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। देखिए ब्लड के बारे में हमने जान लिया, ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं। अब जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की देख ली, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब ये क्या होता है, इनके बारे में हमने सारे से बिल्कुल डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी से लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट आप सभी। तो आई होप आपका ये सब नोट हो चुका होगा, जिसको मैं इरेज करके फिर आगे की तरफ बढ़ने वाला हूँ।
जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अब हम क्या पढ़ेंगे, रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात रुधिर वाहिकाएँ क्या होती हैं, जिनके माध्यम से जो हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन होता है, रुधिर का परिवहन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएँ। ये जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं ये मोस्टली दो प्रकार से होती हैं। समझिएगा कि जो रुधिर वाहिकाएँ होंगी वो कितने प्रकार से होंगी, दो प्रकार से होंगी, जिनके बारे में हम बहुत ही डीपली से अध्ययन करेंगे। कोशिश तो यही करूंगा कि इनको बता दूं। और हृदय परिसंचरण तंत्र, जो हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र में, थोड़ा सा इसको एज करो। अब सुनिएगा कि ये तो मेरा क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। इसके बाद मेरे को बताना है रुधिर वाहिकाओं के बारे में, और ये दो प्रकार की होती हैं, धमनी व स्राव। तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, 20 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। देन हम अगले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें आपको मैं हृदय के बारे में बताऊंगा और रुधिर दाब के बारे में बताऊंगा, प्रकुंचन रुधिर दाब और अनुच्छलन रुधिर दाब। ये वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके आगे हम आगे वाला टॉपिक उठा लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो रुधिर होता है वो किन के माध्यम से बढ़ता है, रुधिर वाहिकाओं। ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, धमनी और स्राव। अब ध्यान सुनिएगा, धमनी किन्हें कहते हैं, तो वे रुधिर वाहिकाएं जिनमें कौन सा रुधिर फ्लो होता है, शुद्ध रुधिर फ्लो होता है, जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। अब धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, इनका कार्य और समझिएगा। ये क्या करती है, जो हृदय है, हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में, ध्यान सुनिएगा, हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में, जो हृदय होता है, हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाती हैं। अब दिल मत कहने लगिएगा, जो हृदय होता है तो हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में ये पहुंचाती है रुधिर। देखिए धमनी में कौन सा रुधिर फ्लो होता है, शुद्ध रुधिर। जो ये करती क्या है, तो हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाती है। अब जो हृदय है, हृदय क्या करता है, रुधिर को झटकों के साथ प्रवाहित करता है, झटकों के साथ। आप समझ सकते होंगे झटके, आपने देखा होगा कभी जेड देखा है, जेड, तो जेड ऑब्वियसली बात देखा होगा, जो जेड होता है तो जेड में अगर प्रेशर से एकदम, जब जो अपनी बॉल लगी रहती है या लेजम बोल सकते हैं जिसको, वो होता है तो एकदम से ऐसे ऐसी होने लगती है, मतलब ऐसे ऐसे मूव करती है, क्योंकि उसमें जो रुधिर होता है वो प्रेशर के साथ प्रवाहित होता है। सेम इसी प्रकार से हृदय जब रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को फ्लो करवाता है तो किसके साथ करता है, झटकों के साथ प्रवाहित करता है। अब झटकों के साथ जब रुधिर प्रवाहित किया जाएगा तो इनकी जो भित्ति होगी, इनकी जो भित्ति होगी, मतलब जो दीवार होगी, वो कैसी होगी, लचीली एवं मुलायम। इनकी दीवार जो होती है कठोर व लचीली होती है। मुलायम तो रहने, लेकिन हार्ड लचीली रहेगी। लचीली मतलब किसी कैसे भी इसको मूव करते हैं, लेकिन कठोर होने वाली, हार्ड। अब सब ये होती क्यों है, क्योंकि इसकी जो भित्ति होगी, पेशीय भित्ति ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें रुधिर किसके साथ बहना है, झटकों के साथ। अब भाई झटकों के साथ बह रहा है, बाई चांस अगर फट ना जाए तो इसके साथ इसको कठोर बनाया जाता है, या फिर अपन लोग कठोर की जगह एक और अच्छा टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, मोटी। जो इसकी भित्ति होती है वो मोटी व लचीली होती है। इतना क्लियर है कि नहीं है, बताइए। देखिए जो रुधिर है, धमनियों में रुधिर, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और ये कहाँ से होता है, तो हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में इनको भेजने का कार्य होता है। और जो हृदय है, हृदय जब रुधिर को प्रवाहित करता है तो झटकों के साथ प्रवाहित करता है, और साथ ही साथ इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी एवं लचीली होती है। अब जब हृदय की भित्ति मोटी एवं लचीली हो चुकी है, अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या केवल शुद्ध ही रुधिर प्रवाहित होता है, तो एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी धमनी। पर क्लियर है कि नहीं है, पल्मोनरी धमनी, या इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी होती है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। धमनी के बारे में क्लियर हो चुका है। अब सिराओं के बारे में जस्ट अपोजिट है इसका, और कहना अपोजिट तो भाई हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कैसे, जैसे इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है तो इसमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होगा, अशुद्ध रुधिर। देखिए इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है और इसमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होगा, अशुद्ध रुधिर। इसमें हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में भेजा जा रहा था। अब इसमें होता क्या है, शरीर के प्रत्येक भाग से, शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध रुधिर को कहाँ पे लाया जाता है, हृदय में लाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें शुद्ध रुधिर को शरीर के प्रत्येक भाग में भेजा जाता है, इसमें शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध रुधिर को कहाँ पे लाया जा रहा है,
हृदय से। यहाँ झटकों के साथ प्रवाहित किया जा रहा था ब्लड को, लेकिन कम तीव्र गति से, बोल सकते हैं कम तीव्र गति से प्रवाहित होता है। जो यहाँ पे जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, कम तीव्र गति से प्रवाहित होता है। इसकी जो भित्ति हो रही थी धमनी की वो मोटी एवं लचीली हो रही थी, लेकिन सिरा की जो भित्ति रहेगी वो कैसी रहेगी, पतली व लचीली, क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एकमात्र धमनी हो रही थी जो क्या कर रही थी, अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित कर रही थी। यहाँ पे लिख देंगे अशुद्ध रुधिर, और यहाँ पे क्या रहेगी, एकमात्र सिरा जो शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करेगी, क्या करेगी, शुद्ध रुधिर प्रवाहित। वो कौन सी सिरा रहने वाली है, पल्मोनरी धमनी थी, और यही क्या हो जाएगी, पल्मोनरी सिरा। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी धमनी थी, यहाँ पे क्या हो गया, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा, या जिसको हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ फुफ्फुस सिरा। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ तक आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई वो क्लियर हो चुकी हैं। अब लास्ट बता है लसिका। तो मैं लसिका के बारे में और इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको। देखिए जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, रुधिर वाहिकाओं तथा ऊतकों के मध्य, लिखता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, रुधिर तो देखिएगा यहाँ पे जो अगर हम बात करें लसिका के बारे में, तो लसिका में क्या होता है, जो रुधिर रहता है वो रुधिर वाहिकाओं और ऊतकों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। ध्यान से सुनिएगा कि जो लसिका होता है वो कहाँ पे, रुधिर वाहिकाओं तथा ऊतकों के मध्य क्या पाया जाता है, एक थोड़ा सा रिक्त स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान में कौन रहता है, लसिका। अब आप कहेंगे ये लसिका आता कैसे है, तो अगर वास्तव में बात की जाए तो लसिका और कुछ नहीं, क्या, लसिका और कुछ नहीं होता, क्या है, ये छना हुआ रुधिर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं है। देखिए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाओं और ऊतकों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उसमें क्या रहता है, लसिका रहता है, या जो भी तरल होता है उसको हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। अगर लसिका की और बारे डिटेल में जाया जाए तो बोल सकते हैं कि जो लसिका होता है, लसिका और कुछ नहीं, क्या, लसिका और कुछ नहीं क्या होता है, छना हुआ रुधिर होता है। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़े रुधिर के कार्य और देख लेते हैं। रुधिर के कार्य, तो सबसे पहला कार्य क्या है, देखिए ध्यान सुनिए, मैं बोलता जा रहा हूँ लिखने की कोशिश नहीं की, आप बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में। पहला, ये क्या करता है, रुधिर जो रहेगा शरीर के पदार्थ जितने हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार खनिज, लवण, विटामिन, जल, इन सभी के संवहन के लिए यूज होता है। जो रुधिर रहता है वो सभी पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है या संवहन करता है। दूसरा क्या, आपने गर्मियों में देखा होगा कि जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर की जो त्वचा है, त्वचा में असंख्य छोटे छोटे छिद्र हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से जल का स्राव होता है। मतलब जो जल रहेगा वो बाहर निकालेगा, और ये हमारे क्या करेगा, शरीर का जो ताप होता है उसको क्या करता है, नियंत्रण। तो हम बोल सकते हैं जो रुधिर होता है वो शरीर के ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, जो रुधिर रहता है वो उसको शुद्ध करने का, जैसे अपन लोग बोल सकते हैं जो रुधिर है, रुधिर क्या करता है, अपने शरीर से विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने में भी हेल्प कर सकता है। समझिए, पहला क्या हो रहा है, ये O2 जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के संवहन में इंपॉर्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको जब ध्यान हो, रेड ब्लड सेल्स के मैंने बताया, तो ये हीमोग्लोबिन कह रहा था O2 का संवहन। तो हम बोल सकते हैं जो रुधिर रहता है वह भी O2 के संवहन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, ये जो क्या करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है रुधिर। कैसे, आपको ध्यान हो, व्हाइट ब्लड सेल्स में मैंने क्या बताया था, ये किसकी भांति कार्य करती हैं, प्रहरी या सैनिक की भांति कार्य करती हैं, जो हमारी क्या करेगा, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रुधिर के कार्य समझ में आ गए हैं कि नहीं आ गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली बात सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लगातार इस प्रकार की वीडियो को देखते रहें। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र अर्थात हृदय के बारे में बताऊँगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो बने रहिए चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।